बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और मलेशिया से मैं आपसे मुखातिब हूं। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। और इस सिलसिले में मैं आपको 10 इंडिकेटर्स आज बताऊंगा, जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी कंट्री की डिफॉल्ट होने में किरदार अदा करते हैं, या वो 10 इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो मुल्क को डिफॉल्ट करने के करीब तरीन कर देते हैं। आखिर के अंदर हम इसका थोड़ा सा कंक्लूजन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि वो 10 इंडिकेटर्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो जीडीपी एंड ग्रोथ रेट है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जीडीपी जो 2022 के शुरू में था वो 6.0 था, यानी पिछले साल 2021 में जो एंड किया था उसके ऊपर जो जीडीपी था वो 6.0 था। उसके बाद 22 के अंदर जो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट दी उसके अंदर उन्होंने इसको रिड्यूस करके 3.7 कर दिया। तो इस वक्त जो हमारी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड आईएमएफ की तरफ से जीडीपी है वो 3.7 है, और अगले साल के लिए उन्होंने इसको 3.5 कर दिया। यानी नेक्स्ट ईयर जो है ये 3.5 होगी हमारी जीडीपी। तो ये एक इंडिकेटर है जो बहुत ये बताता है कि आप किस जगह हैं। और इसी तरह पाकिस्तान का जो कंट्रैक्शन परसेंटेज है वो भी बहुत हाई है, और ये वो होता है कि कंटिन्यूसली आपका जो जीडीपी है वो क्या रिड्यूस हो रहा है। और अगर वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो उस सूरत के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लेवल बहुत हाई हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका डेप्थ रेशो। आजकल इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कि जी डेप्थ रेशो जो है वो पाकिस्तान का क्या है। और पहले तो ये समझ लें कि डेप्थ रेशो होता क्या है। यानी जो आपका टोटल लोन आपने लिया हुआ है जितना भी, डिवाइडेड बाय आपकी जो जीडीपी है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि डेप्थ रेशो का होता है। पाकिस्तान जो है 2021 के अंदर जो 170 कंट्रीज का रिव्यू हुआ था उसमें वो 83.5% के ऊपर थे। और ये प्रीटी हाई, यानी एनीथिंग विच इज अबव 77 आपको वो डिफॉल्ट की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये तो कंट्री लेवल के ऊपर है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर है वो तो आप यूं समझ लें कि 77% के ऊपर वो अपना चैप्टर 11 कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंट्री लेवल के ऊपर ऐसा नहीं होता, इसलिए कि सिर्फ एक ये फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको के मिला के एक डिफॉल्ट लेवल बनता है। और उस जब आप डिफॉल्ट होते हैं तो उसके लिए सिर्फ यही एक इंडिकेटर हम नहीं देखते। अच्छा, जो इंडिकेटर ये मैं आपको बता रहा हूं 83.5% था, तो उस वक्त पाकिस्तान 35th लेवल के ऊपर थी 170 कंट्रीज में। यानी 35th का मतलब है कि ये बहुत हाई था। लेकिन उसके अलावा भी, पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो 35 से ऊपर थी, यकीनी बात है। और उसमें ऐसी कंट्रीज भी हैं जिसमें यूएस है, जापान है और कनाडा है। तो ये सिर्फ इंडिकेटर काफी नहीं होता कि अगर 35 लेवल, जो कि नॉट गुड, बट स्टिल एक ऐसी कंट्री के लिए शायद अच्छा नहीं हो जो आगे चलकर हम बाकी इंडिकेटर्स के लिए देखेंगे। लेकिन 2022 के अंदर, अर्ली 2022 में ये जाकर 84.7 हो गया। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ये दिखा भी दूंगा कि क्या था। और आप पाकिस्तान 35 से उठकर 24 पे चला गया। तो तकरीबन 10 कंट्रीज उसने क्रॉस किए विद इन 6 मंथ। और इस वक्त जो अभी ऑफिशियल तो न्यूज
कहीं मैं नहीं देख पाया, सवाए एक जगह के, जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है अब वो 88% के ऊपर है। तो 88% इज ऑल्सो वेरी हाई इन फैक्ट, बिकॉज ये एक इंडिकेटर ऐसा है जिसमें आप ये देखते हैं कि जीडीपी के अगेंस्ट आपके जो लोन लिए हुए हैं उसका रेशो क्या है। तीसरा इंडिकेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है उस कंट्री का इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में अगर आप देखें तो जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं वो है आईएमएफ का। और आईएमएफ ने जब ये अगस्त के अंदर रिपोर्ट अपनी दी थी, तो उस वक्त ये कोई 22-23% के करीब था। और आज जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन तकरीबन 26% के ऊपर है, और ये भी काफी हाई है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इससे भी हाई है। यानी कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिसमें उनका 100% से ऊपर है। उसमें एक तरकीब भी कि उनका इन्फ्लेशन लेवल बहुत ही हाई हो गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान का अगर 26% है, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर चूंकि पॉवर्टी का ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा हैं, तो जब आपका इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ उन पे आवाम के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज जैसे अमेरिका या यूके के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत हाई हुआ है, तो वहां शायद इम्पैक्ट उतना नजर नहीं आता जितना कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर नजर आता है इन्फ्लेशन की वजह से। चौथा आइटम जो है वो एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये डॉलर के अंदर पेमेंट करते हैं, यानी अगर आपकी कोई भी लोन की पेमेंट ड्यू है, जैसे दिसंबर के अंदर पाकिस्तान की बॉन्ड्स की पेमेंट ड्यू है तकरीबन बिलियन डॉलर्स की, तो आपके पास पैसा तो कहीं से है आया नहीं है, और ना आपके पास है कि आप वो अभी दे देंगे। तो आप क्या करेंगे? बेसिकली पाकिस्तान अपने जो रिजर्व्स है उसमें से 1 बिलियन निकाल कर बॉन्ड की पेमेंट कर देगा। तो जो आपका इस वक्त 8 बिलियन की रिजर्व्स है वो कम होकर 7 बिलियन रह जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि आप डिफॉल्ट हो जाएंगे, आप डिफॉल्ट के करीब हैं, लेकिन यकीनी बात है कि आपके पास थोड़ा रिजर्व्स इस वक्त है। लेकिन ये रिजर्व्स इस वक्त बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, वो हम आप बाद में बात करेंगे कि आखिर में कि हम कितना डिफॉल्ट के करीब हैं। फिर आ जाता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का काफी क्लोज रिलेशनशिप है दुनिया के अंदर। तो दुनिया क्या करती है, जैसे 2008 का भी जब क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसको हल करने का तरीका उन्होंने ये निकाला था कि फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, मार्केट थोड़ी सी वो हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने बढ़ाने शुरू किए। तो लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यही डिफरेंट को हमें देखना है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि जो सिर्फ कॉर्पोरेट है, यानी कॉर्पोरेट कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपसे पैसा लेती हैं, यानी उनकी लिमिट होती है, उस लिमिट को वो यूज करते हैं और यूज करके प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, और वो प्रोडक्ट पे मार्केट में आती है। तो महंगाई तो बढ़ेगी, कम कैसे होगी? अब हम आ जाते हैं कि जी सिक्स, छठा क्या रीजन है जो मैंने आपसे कहा था 10 इंडिकेटर है, उसमें सिक्स है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। देखें, जब आपकी कंट्री में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो जो लोग आपको लोन देते हैं या जो आपके क्रेडिट रेटिंग करते हैं और जिन्होंने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, इवन ये कि फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं, उनका भी सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। वही कहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इकोनॉमिकल फ्रीज लगा दें वो, और फ्रीज लगा के हमारे डॉलर फ्रीज कर दें। तो ये खदशा होने की वजह से, और मैं भी उनमें से एक शामिल हूं जो बाहर के मुल्क में रहता हूं, और ये फिक्र होती है कि कहीं कल को आप इकोनॉमिकल इमरजेंसी लगा के सारा पैसा जो है वो जो बाहर के ओवरसीज के लोग हैं उनका आप ब्लॉक कर दें।
तो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से बहुत फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर करती है। अच्छा, 7 नंबर के ऊपर हम आ जाते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात होती है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे पास क्या है। तो अगर आप देखें जो हमारी ट्रेड है उसके अंदर जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका डिफरेंस तकरीबन $15 बिलियन है। यहां पर आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि तकरीबन $15 बिलियन का डिफरेंस है। ये $15 बिलियन हर साल खड़े हो जाते हैं। अभी इन्होंने ये किया है कि इंपोर्ट पर बैन लगा दी। मसलन बेशुमार एलसीज खुल नहीं रही हैं, वो कहते हैं आप मार्केट से डॉलर लें। चूंकि एलसी नहीं खुल रही हैं तो आपकी इंपोर्ट कम होगी, यकीनी बात है। लेकिन अगर आप 300 मिलियन पर मंथ कर भी रहे हैं तो उसका इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बिलियन के करीब होगा। तो अगर आप 5 बिलियन कम भी कर देते हैं फिर भी तकरीबन 10 बिलियन के करीब खड़ा होगा। लेकिन एक चीज जहन में रखें कि एक तरफ आप 5 या 6 बिलियन इंपोर्ट्स को कम करके और इंपोर्ट्स कम करेंगे, लेकिन उसका असर एक्सपोर्ट पे भी पड़ेगा, क्योंकि बेशुमार ऐसी चीजें पाकिस्तान में हैं जो वहां से बाहर से वो इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, उसको फिनिश करते हैं और फिर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जब इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए कम हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर को जहन में रखना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में इस वक्त एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं किसी और वक्त उसके ऊपर वीडियो करूंगा कि पाकिस्तान। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कंट्री रिजर्व्स। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 8 बिलियन के करीब रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत ही कम है। यानी खैर पाकिस्तान के पास कभी भी रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं रहे। सिर्फ 2 टाइम ऐसे आए हैं कि जब आपके पास कोई 20-20 बिलियन के करीब रिजर्व थे। एक जब इमरान खान ने कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ज्यादा किया था, उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा बड़ा था, ये तकरीबन 17-18 बिलियन के करीब चला गया था। और एक उससे पहले टाइम आया था, ये शीट में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको ग्राफ्स के अंदर नजर आ जाएगा कि कौन से 2 पीरियड ऐसे थे जिसमें हमारा रिजर्व बेहतर रहा है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो हमारा रिजर्व्स है वो हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि नवा पॉइंट है, और वो है बजट डेफिसिट। अच्छा देखिए, यही मैं बात कर रहा हूं कि जो इंडिकेटर्स है ना, वो कोई एक इंडिकेटर नहीं होता आपको डिफॉल्ट करने के लिए। आपका जो बजट बना है इस दफा का, उसमें 4 बिलियन का डिफरेंस है। मैं यहां पर आपको एक्सपेंस शीट दिखा रहा हूं, उसके अंदर आपके 4 बिलियन के गैप है आपके जो एक्सपेंस है वर्सेस जो आपकी अर्निंग है। अब आईएमएफ क्या कहता है आपसे? आईएमएफ ये कहता है कि भाई आप इस गैप को खत्म कीजिए, और वो आपको सजेस्ट करता है कि गैप खत्म करने का कुछ ही तरीके हैं। मसलन ये कि आप लोगों पे टैक्स और लगा दें, आप कुछ अपने खर्चे कम करें। दोनों चीजें ना, एक तरफ तो ये कि आप रेवेन्यू जनरेट करें, दूसरी तरफ आप खर्चे कम करें। खर्चे कम हमसे होते नहीं। यानी पिछली दफा जो टारगेट उन्होंने लिया था इस साल के एंड में, उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 17 बिलियन के करीब करेंगे, तो 17.5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये आप भूल जाइए, तकरीबन 21 के ऊपर बिलियन के ऊपर जाके ये बैठेगा इनका सारा कुछ। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जो बजट है उसके अंदर जो डेफिसिट है 4 बिलियन का, वो भी तो एक अमाउंट खड़ा हुआ है आपके पास। तो हमें चाहिए ये, और हर कोई इस पे बात करता है कि हम अपना नेट साइज बढ़ाएं टैक्स का। और नेट साइज का मतलब ये है कि सिर्फ सैलरीड लोगों के ऊपर टैक्स ना लगे, बल्कि और लोगों के ऊपर भी इसका टैक्स लगना चाहिए, जैसे दुकानदार हो गए, जैसे छोटे बिजनेसमैन हो गए जाना। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट है, और वो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हालात ठीक नहीं है, पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है। तो ऑयल प्राइस जो है वो क्या रहेगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी इस वक्त ऑयल प्राइसेस दुनिया में कम हुई हुई हैं, और उसकी वजह ये है कि यूरोप
ने रशिया के ऑयल के ऊपर कैप लगा दिया। अच्छा, यूरोप ने रशिया के ऊपर कैप लगाया, उससे सबसे ज्यादा खुश कौन है? वो भारत खुद है। इंडिया खुश है कि अब हमें और सस्ता तेल हम ले सकेंगे रशिया के साथ, लेकिन हम रशिया से तेल नहीं ले सकते। तो हमें अपनी जो प्रायोरिटीज हैं वो सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और हमें जो अगर कोई क्वेश्चन भी करता है तो उसको एक्सप्लेन प्रॉपरली करना पड़ेगा। देखें, हम चीजों को बाज वक्त कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। इकोनॉमी को संभालने के लिए आपको बहुत सी चीजें करनी होंगी। अब हम आखिरी का कंक्लूजन कर देते हैं कि जी क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है? हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही अगले कोई 3 से 4 महीने, तो हम शायद डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं।